गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू आर ऑल वेल। जैसे कि आप लोगों का जो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और एक वीडियो पहले ही कंप्लीट हो चुकी थी। चलिए लेसन स्टार्ट करें। आज का जो टॉपिक है वो है द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। क्रिएटेड आफ्टर 1947 इन द इंडियन पार्लियामेंट इज एक्सप्रेशंस ऑफ द फेथ that the people of India have the principle of democracy. These are participation by the people in the discussion making process and the government by consist. The parliament in our system has immense power because the representative of the people election to the parliament are held in a similar manner as the ones every 5 years. The country is divided into the numerous constituencies as shown in the map on page number 41. Each of these constituencies elect one person to the parliament. The candidates who consist election usually belong to the different political parties. आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांत में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। ये सिद्धांत है निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं। लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव कराए जाते हैं। जैसा कि आपको पेज नंबर 41 के नक्शे पर दिखाया गया है कि देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक व्यक्ति को संसद भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों से सदस्य होते हैं। जैसा कि हमारा जो इलाका है, यहाँ से जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैं वो MP हैं, वो हैं कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, और वो BJP भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। देखिए, जैसे इंडिया में इतनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का अपना एक MP होता है, जिसे मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कहते हैं। तो आगे हम नेक्स्ट पेज की रीडिंग स्टार्ट करें तो देखिए, इसमें एक रिजल्ट दिया गया है जो 17वीं लोकसभा चुनाव का इलेक्शन का है, जो मई 2019 में हेल्ड हुआ था। इसमें भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 52 और DMK को 24 और AITC को 22 और YSRCP को 22 और शिवसेना को 18, जनता दल को 16, बिजू जनता दल को 12, बहुजन समाज पार्टी को 10 और तेलंगाना रक्षा समिति को 9, लोक जनशक्ति पार्टी LPG 5, समाजवादी पार्टी को 5। तो जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं कि आपको इंडेक्स से ही पूर्ण नज़र आ रहा होगा कि इसमें जो इंडेक्स है में देखें तो 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो इस प्रकार जो बहुमत है वो भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी की देश में गवर्नमेंट बनेगी। इन्हीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में किसी एक व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री चुना जाएगा। तो जैसे कि सब पार्टी की मीटिंग होती है, उनमें से फिर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुना जाता है देश का प्रधानमंत्री। तो उनमें श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को नेता चुना गया और वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें शपथ ग्रहण की और वो लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। तो देखिएगा, आपकी किताबों में कुछ बच्चों के में 1984 का भी इंडेक्स दिया गया होगा, उसके बारे में भी चर्चा कर दूं। उसमें जो है कि भारतीय जनता पार्टी को उस समय 2 सीटें मिली थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को भी 2 सीटें मिली थी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को भी 22 सीटें मिली थी। इंडियन कांग्रेस सोशलिस्ट को 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 404, जनता दल को 10 और लोक दल को 3। देखिए, इंडेक्स देख के ही पता चलता है कि 404 सीटों के साथ कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ और कांग्रेस के 404 मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्स में किसी एक को देश का प्रधानमंत्री चुना जाएगा। देखिए, हमारे देश में हर 5 साल में लोकसभा के चुनाव कराए जाते हैं। देखिए, अभी पिछले साल ही लोकसभा के चुनाव हुए थे जिसमें BJP को बहुमत प्राप्त हुआ और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और ये लगातार उनका दूसरा कार्यकाल है। तो देखिए, देश में परिवर्तन होते रहे हैं। इससे पहले अगर नरेंद्र मोदी से पहले देश के प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य लगातार 2 बार डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी प्राप्त हो चुका है। तो देखिए, देश में सत्ता बदलती रहती हैं, कभी BJP की आती है तो कभी कांग्रेस की आती है। तो देश में सत्ता परिवर्तन होते रहते हैं। तो देखिएगा, वो डिपेंड करता है चुनाव पे कि लोकसभा जो चुनाव कराती है जनता का रुख किस पार्टी के साथ है। वो डिपेंड करता है कि जनता जिसको समर्थन करे, वो देखती है कि किस पार्टी ने कैसा विकास कराया है, किसने कैसा डेवलपमेंट करा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रधानमंत्री ने देश के लिए काफ़ी काम इकट्ठा किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं से जो उनके रिश्ते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो वो देखकर जनता बहुत खुश होती हैं और उसी पार्टी को चुनती है जिससे उन्हें लगता है कि ये विकास कराएगा देश का। तो इस समय जो जनता का रुझान है मेरे हिसाब से वो BJP की
तरफ ही था 2019 में, और बीजेपी को ही पूर्ण बहुमत प्राप्त मिला, और देश के लिए जो लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुआ। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो है 15वीं लोकसभा का इलेक्शन के भी रिजल्ट दे दिए गए हैं, जो 2009 में हेल्ड किए गए थे। तब बहुजन समाज पार्टी को 21 सीटें प्राप्त हुई थी, भारतीय जनता पार्टी को 116, कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया को CPI को 4 और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 16, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 206, नेशनलिस्ट पार्टी को 9, राष्ट्रीय जनता दल को 4। अब देखिएगा इसमें एक स्थिति पैदा हो रही है इस इंडेक्स में, आप बच्चों ध्यान से देखिएगा। ये जो 15वीं लोकसभा के चुनाव हैं तो मई 2009 में ऑर्गेनाइज़ किए गए थे। तो इसमें देखिएगा कि कांग्रेस पार्टी के पास सांसदों की संख्या तो काफ़ी ज़्यादा है, बट इन्हें पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त नहीं हो रहा है। तब ये दूसरी पार्टियों से क्या मांगेंगे? समर्थन मांगेंगे। अब कांग्रेस ने क्या किया था उस समय, BSP के साथ गठबंधन कर लिया था, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया था, और नेशनलिस्ट जो आपकी छोटी मोटी जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उनके जो सांसद जीते उनसे भी उन्होंने मर्ज कर लिया और मिलके UPA की सरकार बनाई। देखिए जब पार्टियां मिल जाती हैं, देखिए हमारे देश में 2 बहुत बड़े गठबंधन वाले दल हैं, जैसे हम एक को UPA कहते हैं, इसका सबसे बड़ा दल कांग्रेस माना जाता है, और एक NDA कहलाता है जिसमें BJP और अन्य सहयोगी पार्टियां रहती हैं। तो 2009 में जो सरकार बनी, UPA की सरकार बनी, और मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो देखिए अब आगे चर्चा करते हैं कि टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, कैसे हम नेशनल गवर्नमेंट को सेलेक्ट करते हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन a list prepared of showing the how many MPs belonging to the each political party. For a political party from the government, they must have the majority of elected MPs. Since there are 543 elected, 2 plus Anglo-Indians nominated the members in the Lok Sabha. To have the majority of the party should be have the less half members in 2,272 members or more. The opposition in a parliament is formed by all the political parties that oppose of the majority of formed. The largest among these parties called the opposition party. भारतीय संसद के 3 अंग हैं, देखिएगा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। याद रखिएगा भारतीय संसद जो है, जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, इसके 3 अंग हैं, 3 पार्ट हैं। पहला है प्रेसिडेंट, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है लोकसभा। लोकसभा चुनाव के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है, इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। यदि राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहते हैं तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि सांसदों की संख्या को अगर पूरी नहीं है तो उन्हें गठजोड़ करना पड़ेगा, किसी दूसरी पार्टी से कंबाइन करना पड़ेगा। तो ये भी कर सकते हैं, या आपके पास पूरा बहुमत प्राप्त है तो आप राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं और अपनी सरकार के जितने भी सांसद हैं, आपने सांसद चुने हुए उनकी लिस्ट आप वहाँ तक पहुँचा सकते हैं राष्ट्रपति के पास। तो चूँकि लोकसभा में 547 निर्वाचित सदस्य होते हैं और उसमें 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए सभा में किसी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि कांग्रेस के पास 206 सदस्य थे, तो इनके पास लगभग काफ़ी सदस्यों की संख्या कम थी। अगर देखा जाए तो इनके पास लगभग अभी भी इन्हें काफ़ी सदस्यों की ज़रूरत पड़ी, तो इन्होंने BSP से समर्थन मांगा, इन्होंने SP से समर्थन मांगा, इन्होंने GDU से समर्थन मांगा, इन्होंने RJD से भी समर्थन मांगा। ऐसे गठजोड़ करके लगभग इन्होंने जो जादू यहाँ कड़ा है 272 का वो पा लिया, और इससे देश में UPA की सरकार बनी। इस गठबंधन को नाम दिया गया UPA, और फिर देश में UPA की सरकार बन गई, जिसमें देश में प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो देखिए अब जब प्रधानमंत्री बन गया, अब विपक्षी पार्टी होना के लोगों का होना ही बहुत जरूरी है। अब विपक्षी पार्टी का नेता कौन बनता है? तो विपक्षी पार्टी का नेता वो बनता है जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट होता है, तो उसे उस विपक्षी पार्टी का नेता चुना जाता है। और देखिए संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं, तो अपोजिशन पार्टी कहलाती है। तो देखिए आपका जो टॉपिक है वो यहीं ख़त्म होता है, और मैं इस लेसन का जो टॉपिक है अगला वो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।